हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। वेल स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे एग्जाम्स हमारे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का अड्डा पर। एक नाम आप लोग को दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन, और इसे नीचे भी लिखा है व्हाट इज इट, ये है क्या। और आप जैसे ही इधर आएंगे तो थोड़ा सा बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से कुछ साइन बनाया होगा और कुछ लिखा होगा, द बेसिक्स भी इसमें लिखा होगा। तो जो बच्चे थोड़ा सा पढ़े होंगे इसके बारे में उनको ये चीज समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, इंटीग्रेशन तक नहीं पहुंचे हैं, उनको जरूर ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा। तो उस हिचकिचाहट को, उस परेशानी को दूर करने के लिए हम हाजिर है आप सबके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इंटीग्रेशन, हम लोग को आज पढ़ना है। इंटीग्रेशन क्या है, क्यों पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो यही है भाई। सबसे पहला पॉइंट है कि क्यों ही पढ़े इंटीग्रेशन, क्यों हमको झूठ मूठ का इतना बीमारी पालना है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इंटीग्रेशन का हमारे जनरल लाइफ में ठीक ठाक यूज है। जैसे अब इसके लिए मैं एक स्लाइड पे चलता हूं। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हमें कोई एरिया निकालना है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया, तो हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोई निकालना है, इसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, इसका भी एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो इसके लिए भी हम लोग पढ़े हैं। अगर हमको एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है। हमें अगर एरिया ऑफ कोन निकालना है तो इसके लिए भी हमने पढ़ाई किया है। अगर हमें स्फीयर का एरिया निकालना है, स्फीयर का एरिया निकालना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है। अगर हमें हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है तो उसके लिए भी हमें पढ़ाई किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सब के अलावा कुछ ऐसे शेप हम लोग को मिलेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोगों को कुछ ऐसे शेप मिलेंगे जिसका एरिया नहीं निकल पाएगा। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उन सब के हेल्प से, तो फिर उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो उसके एरिया को निकालने के लिए जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हुआ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे डील करने के लिए एक नए मैथमेटिक्स टूल का इजाद किया गया और वो था इंटीग्रेशन। समझ में आया। अब ये कैसे हुआ भाई और कैसे इसका यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दे दे रहा हूं कि क्या बेसिक यूज है इंटीग्रेशन का, और फिर इंटीग्रेशन क्या है उसको हम लोग समझेंगे, और कैसे इंटीग्रेशन पूरी तरीके से रिलेटेड है डिफरेंशिएशन से, उसको हम लोग समझेंगे। चलिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। मान के चलिए कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास है। मैं एक ग्राफ बनाता हूं, आप लोग इस ग्राफ से परिचित भी होंगे जरूर। इस टाइप का कुछ ग्राफ मैं बना दे रहा हूं। मैं कहूं आपसे कि ये जो ग्राफ मैंने बना करके आपको दे दिया, आप इसका पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया ये बना रहा है, इस एरिया को बता दीजिए। तब आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब अच्छा आप देखें कि भाई ये थोड़ा सा ट्रायंगल की तरह तो दिख रहा है, लेकिन ट्रायंगल आप देखना तो एक्चुअली में ये लाइन से बन करके बन रहा था। ये लाइन सेगमेंट से मिल करके बनता है, लाइन सेगमेंट होता है इसमें। लेकिन इसमें आप देखोगे तो कर्व है। And whatever the formula to find the area we have studied, all those area will be applicable for those type of shapes which has been made up of line segments, like triangle, like a rectangle, like a square. And after that कर्व में क्या क्या मिलेगा हमें, तो हमें सर्कल मिलेगा। आप देखो ये सर्कल नहीं है, कर्व में हमें और क्या मिलेगा, तो कर्व, थोड़ा सा कर्व अगर रहेगा तो कह देंगे सिलेंडर में थोड़ा सा ऊपर कर्व बनता है सर्कल के फॉर्म में, वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो ये उनमें से किसी के फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन का, इस तरह के ग्राफ का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज हुआ। अब कैसे निकलेगा एरिया, तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मैं इसी में आप लोगों को बना के दिखाता हूं कि कैसे वो बहुत इजी है और कैसे वो काम करता है। ये हमारे पास ग्राफ था, ऐसा साइन का ग्राफ। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, मैं कहूं कि एक इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें रेक्टेंगल बनाते चले जाते हैं, थोड़ा सेम विड्थ का रेक्टेंगल बनाते हुए चले जाते हैं। ऐसा सेम विड्थ का रेक्टेंगल अगर हम लोग बनाते हुए चले आए, ये यहां से बन जाएगा, फिर एक यहां से बन जाएगा, फिर एक यहां से।
और अगर इन ये जो रेक्टेंगल्स इसके अंदर बन रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये रेक्टेंगल बन रहा है, अगेन दिस रेक्टेंगल एंड दिस, इन सब का एरिया अगर निकाला जाए और निकाल करके जोड़ा जाए तो कुछ कुछ एरिया तो हम लोग निकाल लेंगे, निकाल करके जोड़ा जाए तो कुछ कुछ तो एरिया निकाल लेंगे, लेकिन फिर ये एरिया, लेकिन फिर ये एरिया, अगेन दिस, फिर यहाँ पे, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर वैसे ही अगर रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे बन रहा होगा तो ये पार्ट, ये सारे पार्ट छूट रहे होंगे हमारा, ये जो वैल्यू है वहां का जो एरिया है वो छूट रहा होगा। इसका मतलब कि ये एरिया हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे जी सर आप तो सही बोल रहे हैं, तो फिर ये एरिया कहाँ चला जाएगा? तो इसके लिए फिर से इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाएगा, और वो दिमाग ये है, वो रूल ये है कि हम क्यों ना इस ग्राफ के लिए जो हमने रेक्टेंगल बनाया है छोटा छोटा, उसको थोड़ा सा और छोटा बनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा और छोटा बनाने की कोशिश करें। ये जो ऐसे हमारा ग्राफ आया था, इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ कि और थोड़ा सा और कम चौड़ाई का हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं, थोड़ा सा और कम चौड़ाई का रेक्टेंगल इसमें हम लोग बनाएंगे। ये सारी चौड़ाइयां जो रेक्टेंगल्स हैं, इनका जो विड्थ है वो सारे विड्थ सेम होंगे, तो आप देखेंगे कि अब बहुत कम ही छूट रहा है। जो एरिया अभी हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा छूट रहा था, इसमें ये जो एरिया है अब थोड़ा सा कम कम छूट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कुछ एरिया इसमें छूट रहे हैं, तो फिर उसको डील करने के लिए क्या किया जाए? उसको डील करने का फिर एक और वही रास्ता क्या कि हम क्यों ना इस चौड़ाई, ये जो रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, उसके विड्थ को फिर से कुछ और कम कर दें। तो ऐसे ही जब हम लोग विड्थ कम करते जाएंगे, इनफाइनाइट रेक्टेंगल अगर इसके अंदर बना दें, तो वो जो रेक्टेंगल होगा उसका विड्थ जो होगा वो बहुत छोटा होगा। हम कह सकते हैं कि नेग्लेजिबल होगा, जीरो के बराबर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, बहुत ही उसका जो विड्थ है वो बहुत कम होगा, लेकिन एट दैट टाइम वो लगभग सारे एरिया को कवर कर जाएगा। ठीक, अब एक बात बताइए, इस पार्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये याद रखिएगा, एरिया का फॉर्मूला हमेशा लेंथ इनटू ब्रेड्थ से होता है, चाहे हमको कोई भी एरिया निकालना हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये बताओ बच्चा, क्या कि ये इसका तो कुछ विड्थ होगा ना, वैसे इसका तो कुछ लेंथ होगा ना, ये लेंथ होगा कुछ ब्रेड्थ होगा। तो ये एरिया अगर हम निकाल लें, फिर वैसे ये एरिया निकाल लें, वैसे ही ये एरिया, और ये सारे एरियाज को अगर हम जोड़ दें इसमें, चलिए तो इसमें जितने भी रेक्टेंगल्स थे उन सबका एरिया निकाल कर अगर हम लोग जोड़ दें तो ये सारा एरिया कवर अप हो जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है कवर अप हो जाएगा, लेकिन ये तो और भी बड़ा प्रॉब्लम है क्या कि अब इतने सारे रेक्टेंगल्स और सबका अलग अलग एरिया निकाला जाए और फिर जोड़ा जाए तो वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उस तरीके को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और प्रोसेस निकाला गया, क्या कि इसमें लिमिट लगाया गया। हम कहेंगे क्या, ये जहां से शुरू हो रहा है, हम इसको, ये जहां से शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है वहां तक, जैसे हम कहें क्या कि ये अगर 0 है और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की जो वैल्यू ये 5 है, तो हम कहेंगे कि 0 से 5 तक आखिर में ये जो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं रेक्टेंगल्स, जो रेक्टेंगल्स बना रहे हैं वो इस फंक्शन के थ्रू ही बन रहा है। तो क्यों ना मैं इस फंक्शन का, जैसे मानते हो कि इस फंक्शन का नाम sin x है, तो हम इस sin x को 0 से 5 तक इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो जो एरिया इसमें पूरा निकल करके आ रहा था वही सारा एरिया वहां से भी निकल करके आएगा। तो सर्टेनली अब आप लोग समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन का वास्तव में ग्राफिकल यूज क्या है, और ये ग्राफिकल तरीके से कैसे इसका मतलब हम समझा सकते हैं। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब ये है क्या कि हम लोग छोटे छोटे एरिया, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे फिगर्स, ऐसे शेप है जिनका एरिया हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, उनका एरिया इंटीग्रेशन के यूज से बनेगा। अच्छा, एक और बात मैं बता दे रहा हूं, ये जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, इस एरिया को एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है, और इस एरिया को हम लोग कहेंगे क्या, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और ये सारी चीजें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। ठीक, तो ये ग्राफिकल थोड़ा सा कंसेप्ट था, या ग्राफिकल हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल थिंकिंग थी इंटीग्रेशन की। अब बात आता है कि मैथमेटिकल तौर पे इंटीग्रेशन को कैसे किया जाए। क्या इंटीग्रेशन वास्तव में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है? ठीक, ये सारी चीजें हम लोग को बात करनी है। दो क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कि इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल यूज कैसे किया जाए, और क्या वास्तव में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। तो पहला आंसर ये है, यस, द इंटीग्रेशन इज रियली डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन।
इट मीन्स दैट अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, बहुत बेटर तरीके से आपको इंटीग्रेशन आता है, तो सर्टेनली आप डिफरेंशिएशन सॉरी आपको बहुत ही बेटर तरीके से अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वह रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा आप लोग। मैं लिख रहा हूं यहां पे हैशटैग, क्या मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसका इनवर्स प्रोसेस, मतलब उसका उल्टा प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये तो एक लाइन में बताया गया। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। जैसे अगर डी बाई डी एक्स, हम कोई फंक्शन ले चलते हैं साइन एक्स, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कॉस एक्स आ जाता है। ये क्या आ जाता है? cos x। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है? cos x। इसको क्या किया गया? डिफरेंशिएट किया गया। डिफरेंशिएट हमने किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मिल जाएगा। इसका क्या कर दूं? मैं इंटीग्रेट कर दूं। इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं इस cos x के फंक्शन को तो फिर से sin x मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने जो डिफरेंशिएशन कर रखा है उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो जिसका डिफरेंशिएशन किए थे वो आएगा। इसे समझो, ये मेरा एक हाथ है, ये कोई फंक्शन है, ठीक। इसको मैंने जब डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको मैंने जब डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। ओके, नाउ अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो फिर ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए एक पार्टिकुलर फंक्शन मिला होता है। जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स कर रहे हैं, दिस इज अ पार्टिकुलर फंक्शन। ये एक फंक्शन हमें मिला होता है, ये एक ओरिजिनल फंक्शन है। इसको जब हम डिफरेंशिएट किए तो ये तो फंक्शन है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी गिवन फंक्शन। ये हमें फंक्शन तो मिला है, एक्चुअली में ये फंक्शन सच में है, लेकिन ये वास्तव में फंक्शन आया कहां से? हमने किसी को डिफरेंशिएट किया तो आया। अच्छा, एक बात बताओ, यहां से एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगा कि अगर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा है तो जो आ रहा है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए, तो जब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन भी नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हम लोग को मिलेंगे, इंटीग्रेशन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। क्या फिर से मैं समझा रहा हूं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें एक और क्वेश्चन था, क्या इज इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन? यस, integration is really related to differentiation, because if we are differentiating any function and we are getting a function as an answer, then that answer will be integrated and after that we will get that particular function which has been differentiated। फिर से समझो, क्या एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने पे कुछ आंसर आया, अब इस आंसर का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फंक्शन था वो फिर से आ जाएगा। तो आप यहां तक समझ गए होंगे क्या कि इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी फॉर्मूला हमने बनाया था डिफरेंशिएशन में, वो सारे फॉर्मूले हमें इंटीग्रेशन में काम जरूर आएंगे। समझ में आ गया? तो चलिए कैसे वो फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे और उनका किस तरीके से हम लोग उनको याद करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या सबसे पहला काम, अगर अभी हम लोगों ने कुछ चीजें लिखा था, अब देखो इंटीग्रेशन में दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन दो टाइप होता है। इंटीग्रेशन इसमें दो टाइप आएगा, एक आएगा इंडेफिनिट, एक आएगा इनडेफिनिट और एक आएगा डेफिनिट। इन दोनों में क्या फर्क है?
इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, इनडेफिनिट का मतलब है कि जो निश्चित नहीं है, तो एक्चुअली में जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा उसके आंसर फिक्स नहीं होंगे, उसमें कुछ वेरिएबल सॉरी उसमें कोई कांस्टेंट ही करके आएगा और उसी के जगह पे कोई सा भी वैल्यू रखेंगे सारे के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान के चलिए कि मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और उसमें एक सी आ गया, उसको सी आता है। अच्छा, ये कैसे आता है मैं समझा रहा हूं। देखिए, अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक फंक्शन डी बाई डी एक्स साइन एक्स को, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सर्टेनली ये cos x आने वाला है। सबसे इजी सवाल है, सबसे लड्डू क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूला था। अब हमने कहा कि हम इस cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए भाई, चलो थोड़ा सा और हम देखते हैं क्या कि क्या मैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 5 का इंटीग्रेशन कर पाऊंगा? बोलिए, बिल्कुल कर पाएंगे। जो लोग पढ़े होंगे वो जानते हैं कि sin x और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हम लोग बिल्कुल कर पाएंगे। sin x का भी डिफरेंशिएशन cos x होगा और 5 का इंटीग्रेशन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस cos x को हम जब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जब इस cos x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आएगा, लेकिन यहाँ पे इस cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x प्लस 5 आएगा। अच्छा, यहीं पे क्या मैं लिख सकता हूं कि d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी cos x आएगा। अब आप देखो, यहाँ पे इस cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x प्लस सी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो, इसी cos x का इंटीग्रेशन sin x आ रहा है, इसी cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 आ रहा है और इसी cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c आ रहा है। इसका मतलब कि इसके जो इंटीग्रेशन आ रहे हैं वो वास्तव में फिक्स्ड नहीं है, क्या आएंगे? और उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग इसमें एक कांस्टेंट लगा करके चलते हैं। यही कारण है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोई फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्यों आता है? क्योंकि हो सकता था कि कोई फंक्शन जो हमें दिया था उसमें एक कांस्टेंट भी जोड़ा होगा और उस कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करिए कांस्टेंट खत्म हो गया तब तो वो इसके डिफरेंशिएशन में तो नहीं आएगा ना, लेकिन जो डिफरेंशिएशन है उसी को इंटीग्रेट करके हमें ये लाना है, तो ये कभी भी नहीं आएगा। अगर हम डायरेक्टली यहां से इसको इंटीग्रेट करें तो केवल sin x आएगा, 5 नहीं आएगा। तो क्या 5 नहीं था? एक्चुअली में 5 उसमें था और उस 5 को बनाए रखने के लिए हमें एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है और वो c होता है। उस c की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसमें आप जो भी वैल्यू रखेंगे सबके लिए वो सही होगा। इसका मतलब कि आप उस c के जगह पे इंडेफिनिट वैल्यूज रख सकते हैं। दैट्स व्हाई इस तरह के इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। बच्चा, डेफिनिट इंटीग्रेशन बस थोड़ा सा चेंजिंग है क्या कि ये जो c आ रहा था, जो कुछ भी रखा जा रहा था इसके जगह पे, एक्चुअली में जब ये सॉल्व होगा उसमें लिमिट लगता है कि हम यहां से यहां तक के लिए ही कर रहे हैं और उसमें ये जो c है इसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू भी आती है। समझ में आ गया आप लोगों को डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या अंतर है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट आएगा और डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट नहीं आएगा, उसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगी और हम लोग उस फंक्शन को किसी पार्टिकुलर किसी डेफिनेट एरिया तक ही इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मूलेज लिखेंगे कि कैसे यूज होगा। तो मैं इधर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखूंगा एक तरफ और फिर उससे बनने वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, चलिए तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन, DIFFERENT, डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चे, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या? d बाई डी एक्स साइन एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये cos x होता है। अभी मैंने बताया कि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट c आएगा, तो उस कांस्टेंट c के लिए क्या मैं यहाँ पे sin x प्लस c कर दूंगा, sin x प्लस c कर दूंगा तो क्या उसका डिफरेंशिएशन cos x आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब कि अब हमारे पास इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला मिल रहा है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला मिल रहा है क्या? अब इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे करते हैं? तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन मतलब क्या? समेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या कि बहुत छोटा छोटा समेशन होता है, बहुत छोटा छोटा समेशन होता है इंटीग्रेशन में। तो हम छोटे छोटे पार्ट को सम कर रहे हैं तो सम जो वर्ड है वो एस से शुरू होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो यस से होता है। एक्चुअली में ये वाला यस नहीं होता है, ऐसे होता है। अब इसी यस को थोड़ा सा और हम लोग ब्रॉड कर देंगे, लंबा कर देंगे तो ये ऐसे आएगा और थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे भी
लिखते हैं। तो ये जो साइन है, ये साइन कहीं ऐसे ही आया नहीं है, याद रखिएगा, कोई प्रकट नहीं हुआ है इसको बताने के लिए। एक्चुअली में ये जो वर्ड है एस, उससे लिया गया है। इस वर्ड को हम थोड़ा सा और लंबा कर रहे हैं तो ऐसे आएगा, इसको फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो एट लास्ट चल करके ये साइन बना, और ये साइन इंटीग्रेशन का पार्टिकुलर साइन है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैं कहूंगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। जिस प्रकार हम लोग इसमें डी बाई डी एक्स का यूज करते थे, और ये दिखाता था कि जो हमारा फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे कुछ छूटा हुआ, ये दिखाता था कि जो हमारा फंक्शन है वो x का फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है वो x का फंक्शन है। वैसे ही इसमें भी ये दिखा रहा है कि x का फंक्शन है। तो अब cos x का इंटीग्रेशन होगा, तो ये क्या देगा हम लोगों को, sin x प्लस c देगा। ये हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को लिख रहे हैं। चलिए दूसरा मैं लिखता हूं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस सी। इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो ये आता था माइनस साइन एक्स। अच्छा ये बताइए, इस माइनस को हटाने के लिए क्या मैं यहाँ पर माइनस लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तब आप कहोगे सर तो माइनस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं आप ये माइनस यहाँ पर भी लिख रहे हैं? एक्चुअली में ये कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट का माइनस मैंने कॉमन कर लिया, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप इस कांस्टेंट को जो जोड़ रहे हो उसको आप हमेशा प्लस लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, कब तक फर्क नहीं पड़ेगा? जब तक हम डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जब साइन एक्स आ जाएगा इसका मतलब हम लोग कहेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये कितना दे देगा, ये दे देगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम लोग लिखेंगे टेन। टेन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस सी। कितना होता है टेन एक्स का बच्चे? चलो बच्चे जल्दी बताओ, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलिए। चलिए मैं ही बता देता हूं क्या, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सेक स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमें ये क्या देगा, ये हमें देगा टेन एक्स प्लस सी। चलिए टेन के बाद क्या आता है, टेन के बाद कॉट आता है, सेक आता है, कोसेक आता है। चलिए इसके बाद चूंकि टेन और सेक थोड़ा सा रिलेटेड होता है तो हम पहले सेक ही लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस सी। इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, ये आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका मतलब ये हुआ जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको, सेक एक्स इंटू टेन एक्स को, तो ये कितना देगा, ये दे देगा सेक एक्स प्लस सी। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट नंबर पर हम चलेंगे, पांचवें पे, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स प्लस सी। ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस माइनस को हटाने के लिए मैं यहां पे माइनस लगा दे रहा हूं ताकि हमें याद करने में आसानी रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, डी बाई डी एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए लास्ट, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट, इसके बाद मैं बताऊंगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों बहुत टफ है। हमारे पास आता है कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। इस माइनस को मैनेज करने के लिए ये माइनस हम यहां लगा रहे हैं, तो कितना आएगा बच्चे बताइए, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, ये बनेगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। आई होप ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज नोट इट डाउन।
चलिए बच्चे, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद थोड़ा सा इसमें आप ध्यान से देखिए, क्या ध्यान देने वाली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो हमें sin x का डिफरेंशिएशन मिला था, हमें cos x का डिफरेंशिएशन मिला था, हमें tan x का डिफरेंशिएशन मिला था, हमें sec x का डिफरेंशिएशन मिला था, हमें cot x का मिला था, cosec x का मिला था। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन में आएंगे तो आपको cos x और sin x और cos x का इंटीग्रेशन तो मिल रहा है, लेकिन कहीं भी डायरेक्टली tan x का इंटीग्रेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट tan x का इंटीग्रेशन नहीं है। फिर किसका नहीं है? cot का नहीं है। फिर किसका नहीं है? sec का नहीं है। फिर किसका नहीं है? तो cosec का भी नहीं है। इन सब का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि वट एवर द फंक्शन वी विल गेट टू इंटीग्रेट, certainly we need to change all those functions in the form of sin and cos। याद रखिएगा, जो भी फंक्शन आपको मिलेगा ट्राइगोनोमेट्री में, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी फंक्शंस आपको इंटीग्रेट करने के लिए मिलेंगे वो हो सकता है कि cos और sin के फॉर्म में ना हो, वो कुछ और हो। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनर चाहता है कि आपके पास कितना डीप नॉलेज है ट्राइगोनोमेट्री का। याद रखिएगा, एग्जामिनर सर्टेनली चाहता है कि आपके पास ट्राइगोनोमेट्री का कितना डीप नॉलेज है, और इसके लिए वो डायरेक्टली क्वेश्चन कहां से पूछेगा? तो वो साइन और कॉस में फंक्शन नहीं देगा, आपको साइन और कॉस में फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। और उसके लिए क्या क्या जरूरी है बच्चे? उसके लिए क्या क्या जरूरी है? उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट जरूरी है वो ये है कि आप ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लीजिए। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। याद रखिएगा, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आने चाहिए। दूसरा नंबर, आपको जो ट्राइगोनोमेट्री में क्लास 11 में आपने जितने भी फॉर्मूलेज पढ़े थे, ऑल फॉर्मूलेज फ्रॉम क्लास 11th आपने जितना फार्मूला पढ़ा था सब पढ़ना पड़ेगा। उसमें कुछ और भी फॉर्मूलेज होंगे, एनसीईआरटी में फार्मूला नंबर 20 है, फिर 21 है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं क्लास 11th में, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि sin x प्लस sin y का क्या फॉर्मूला होगा, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला एक्चुअली में क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि sin x प्लस sin y होता है वो प्लस में होता है, और उसका जो फॉर्मूला आता है वो मल्टीप्लीकेशन में आता है। हम लोगों ने जो मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, वास्तव में डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन में नहीं होता है। उसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी उसके लिए एक दो एक्सरसाइज आगे चलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कुछ है तो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। उसके बाद जितने भी फार्मूला आप क्लास 11th में पढ़े हैं ट्राइगोनोमेट्रिक से, वो आपको आना ही चाहिए। कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, नहीं आएगा आप नहीं बना पाएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और भी फंक्शंस पे। जैसे कि हमने एक फंक्शन फॉर्मूला याद किया था, क्या याद किया था बच्चे? हम लोगों ने याद किया था डी बाई डी एक्स एक्स पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, कितना होता है जी बताइए तो जरा? n x टू द पावर n माइनस 1। ये हम लोग पढ़े थे। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n अगर रहेगा तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें एक्चुअली में इसके लिए फॉर्मूला पढ़ना है इंटीग्रेशन में। जैसे इंटीग्रेशन में अब हमको चाहिए x टू द पावर n dx, और यहाँ पे x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है, मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा इजी करने के लिए ये फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, x की पावर n था, जब ये डिफरेंशिएट हुआ तो एक पावर कम हो गया। x की पावर n था, जब ये डिफरेंशिएट हुआ तो इसमें से एक पावर कम हुआ। तो अगर हमें x टू द पावर n लेकर के आना है डिफरेंशिएशन के लिए, तो क्या अगर हम लोग d बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते तो सर्टेनली अब हमारे पास फॉर्मूला आता n प्लस 1 और x की पावर n। अच्छा, अब ये हमें केवल x की पावर n चाहिए, तो इसमें n प्लस 1 एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना हम इससे दोनों तरफ डिवाइड करें। तो हमारे पास आएगा d बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1, और ये ऑलरेडी अगर डिवाइडेड होता n प्लस 1 से, तो इसका जो डिफरेंशिएशन का आंसर आता ये x टू द पावर n आता। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली में हम थोड़ा सा इजी फॉर्मूला, जैसे जिस तरह से ये इजी है कि x की पावर n के फॉर्म में तो ये तुरंत लिख देते हैं हम लोग, वैसे ही
इंटीग्रेशन में भी हम चाहते हैं कि क्यों ना हम इंटीग्रेशन x टू पावर n फार्मूला बनाएं। तो आप देखो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट देखो कि यहाँ पे n था तो इससे एक पावर कम हुआ है, तो क्यों ना मैं n प्लस 1 लेके चलूं तो एक पावर कम हो जाएगा। ठीक, अब जब ये एक पावर कम होगा, लेकिन फॉर्मूला ये है क्या कि पावर आ गया था, तो जो n प्लस 1 था वो तो आगे आ गया और एक पावर कम हो गया, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। इसको हटाने के लिए हम इसमें अगर इस फंक्शन में पहले ही इसे डिवाइड किए रहते तो इसके डिफरेंशिएशन में ये नहीं आता, n प्लस 1 नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 7 नंबर फॉर्मूला डी बाई डी एक्स पावर n, सॉरी डी बाई डी एक्स नहीं रहेगा ना, इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। ये कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये x है, ये x है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है, तो देखो आप क्या करो कि जो पावर दिया रहेगा उसमें एक जोड़ देना है, जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना, अगर वो पावर वाला है, नीचे वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है, तो पावर में एक जोड़ देना है और उसी से नीचे डिवाइड भी कर देना है। और याद रखिएगा इसमें प्लस सी भी आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 8, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। हम लोगों ने पढ़ा था डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी रहेगा तब भी ये कितना आएगा 1 बाई एक्स आएगा। इसमें भी अगर प्लस सी रहेगा तो इतना आएगा। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको 1 बाई एक्स डी एक्स, तो हमारे पास कितना मिलेगा लॉग एक्स प्लस सी मिलेगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स, तो ये होता था कितना ए पावर एक्स लॉग बेस ई ए, ये होता था। एक्चुअली में इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करने पे इतना आता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन ढूंढ रहे हैं ए पावर एक्स का, ए पावर एक्स का। तो आप देखो यहाँ पे ए पावर एक्स तो है लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आया है इतना, तो अगर इससे ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन होता, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई इंटू ए होता, तो ये जरूर केवल ए पावर एक्स ही देता। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम लोग ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहां से एक और फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा जो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। क्या, फॉर्मूला नंबर 9, डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स प्लस सी, ये कितना होता है, ये होता है ए पावर एक्स लॉग बेस ई, लॉग बेस ई ए होता है। और अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ये मैंने समझाया कि कैसे होता है, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग ए पावर एक्स डीएक्स को, तो ये होगा ए पावर एक्स लॉग बेस ई ए। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे एक और फंक्शन की तरफ जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फंक्शन है और इसको याद करना बहुत ही इजी है। फॉर्मूला नंबर 10, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, ये ई पावर एक्स ही होता है, ये ई पावर एक्स ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग, अच्छा इसमें प्लस सी भी आप लिख सकते हो, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें ई पावर एक्स डीएक्स का, तो ये फिर से ई पावर एक्स प्लस सी देगा। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखो क्या कि सब डिफरेंशिएशन हुआ तभी ये फंक्शन नहीं बदला और डिफरेंशिएशन हुआ तभी ये फंक्शन नहीं बदला। इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो चाहे इंटीग्रेट करो आप या डिफरेंशिएट करो, ये अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है। अरे गांव में होता है ना, वो टी शर्ट पे से छपवा के घूमते हैं सबके, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, वही वाला हाल है। वही वैसे ही ये फंक्शन है कि ये सुधरेगा नहीं वाला फंक्शन है। अरे ऐसे गांव के भाषा में कहते हैं थेथर या बेहाया, तो ये थेथर फंक्शन कह सकते हैं या बेहाया फंक्शन कह सकते हैं। एक्चुअली में ये जस्ट एज अ जोक था आपके याद करने के लिए। डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स डीएक्स होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ई पावर एक्स डीएक्स। तो देखो लॉगरिथमिक हमने देख लिया, हमने एक्सपोनेंशियल भी देख लिया, हम इसके पहले ट्रायगोनोमेट्रिक भी देख चुके हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे जिसको याद करना आपके लिए बहुत
बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। चलिए हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ फंक्शन है ILATE, जो आइलेट फंक्शन होते थे, I फॉर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग कर चुके हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी मैंने इसके पहले शुरू में ही बताया। अलजेब्रिक फंक्शन में x टू द पावर n या इस तरह के जो भी फंक्शन आएंगे वो हम लोग कर चुके हैं। लॉगरिथमिक हमने कर लिया। तो हमारे पास केवल बच रहा है I फॉर इनवर्स फंक्शन। तो चलिए इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलिए, तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे यूज होगा। तो फॉर्मूला नंबर 11 हो रहा था परहैप्स, अगर हम लोग पढ़े हैं क्या, d/dx साइन इनवर्स x प्लस c रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो सर्टेनली जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आएगा, dx। तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c, साइन इनवर्स x प्लस c। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर d/dx cos इनवर्स x प्लस सी अगर रहेगा तो थोड़ा सा ही चेंजिंग होता है बच्चा, ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है, केवल यहाँ पे माइनस का साइन लगता है। तो ये हो जाएगा -√1 माइनस 1/x²। तो सर्टेनली हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो वो कॉस का फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन अगर ये माइनस बन रहा है और 1 माइनस x² बन रहा है तो हम लोग dx, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो थोड़ा सा इनमें चेंजिंग है, अगर इसमें प्लस आ गया तो साइन हो जाएगा और माइनस आ गया तो कॉस हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं tan की तरफ। d/dx tan इनवर्स x प्लस c, ये होता है 1/√1 प्लस x²। ये बहुत ही इजी है, इसको हम लिख देंगे 1/√1 प्लस x² dx। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अगेन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 14 नंबर पे पढ़ेंगे d/dx cot इनवर्स x प्लस c, यहाँ पे माइनस होता है 1 प्लस x²। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/1 प्लस x² dx, देन दिस विल बी इक्वल्स टू cot इनवर्स x प्लस c। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर पे d/dx sec इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चे, 1/x इंटू x² माइनस 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x इंटू √x² माइनस 1 जब होगा dx, तो ये कितना आ जाएगा sec इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट, और ये लास्ट होगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का d/dx cosec इनवर्स x प्लस c। बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ऊपर माइनस आ जाता है, -1/x इंटू √x² माइनस 1। ये हो जाएगा कितना हम लोग के लिए, इंटीग्रेशन -1/x इंटू √x² माइनस 1 इंटू dx। तो ये दे देगा cosec इनवर्स x प्लस c। आई होप ये सारे फॉर्मूलेज आपको समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर से आप लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, ये एडवाइस दूंगा, ये अपील करूंगा क्या, कि जो भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं क्लास 11th में, व्हाट एवर द फॉर्मूला यू हैव गॉट इन क्लास 11th in the chapter trigonometric function, certainly you need to learn all those formulae, you need to memorize all those formulae, because all those formulas are just going to play a very very vital role to solve the questions of integration which are directly related to the trigonometric function। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब इंटीग्रेशन होता है तो डायरेक्टली हमारे पास केवल दो ही फंक्शन का इंटीग्रेशन है, साइन और कॉस का, बाकी किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं है। आई होप इस वीडियो में जो भी फॉर्मूले मुझे बताने थे एंड व्हाट एवर जो भी मैंने अपना एम रखा था बताने के लिए मैंने बता दिया है आप लोगों को। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे
तो क्वेश्चंस के साथ आएंगे, कुछ और भी बेहतर कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे रीडिंग। और लास्ट में एक अपील आप लोगों से, आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लग रहा है इससे रिलेटेड कमेंट जरूर करें सो दैट वी कैन इम्प्रूव, so that I can improve, even I should improve in the each and every aspect, जिससे कि और बेटर से और बेटर इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट मैं आपको दे पाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।